নামটাকে বদলে দিচ্ছে, বিহারে গদি মিডিয়ার একটা বিরাট প্রভাব তৈরি হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে লড়াইটা কতটা কঠিন তোমার? गोदी मीडिया जो कर रहा है वह लड़ाई बिल्कुल ही कठिन है, क्योंकि उनके पास अब देखिए इसमें सबसे पॉजिटिव ये है कि सारा का सारा ऑडियंस गोदी मीडिया को छोड़ के सोशल मीडिया पे आ रहा है। और जब सोशल मीडिया पे आ रहा है तो आपको पता है ना, अर्नब गोस्वामी ममता बनर्जी से मिलने गए, वहां पे मिलने गए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से, क्यों पता है? क्योंकि वहां पे उनको ऐड लेना है, ऐड मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में अब सोशल मीडिया को, मोदी जी भी देखिए सोशल मीडिया के लोगों को बुलाकर यूट्यूबर को मतलब उनसे बातें हो रही है कि कैसे 2024 प्लान करना है। तो जनता अब शिफ्ट हो गई है सोशल मीडिया पे, इसलिए गोदी मीडिया बोलने दीजिए। और उनके बोलने का प्रभाव पहले था, लेकिन अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब विशेष कोई प्रभाव नहीं है, और सोशल मीडिया में इतना ताकत है कि गोदी मीडिया को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। এই ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ কিভাবে দেখছো? এটা কি গদি মিডিয়ার এগেনস্ট একটা লড়াই ইন্ডিয়া জোটটা? इंडिया जोट जो है गोदी मीडिया के खिलाफ लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की जो संघवादी मानसिकता है उसके खिलाफ लड़ाई है। सांप्रदायिक चीजों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ाई है। तो ये लड़ाई जो है बहुत तरह का लड़ाई है। अब जो है आप कह रहे हैं इंडिया का नाम बदल के भारत कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये काम करिए। तबीयत खराब हो तो अंग्रेजी दवा आप मत खाइए, आप गोमूत्र पीजिए, आप गोबर का सेवन करिए। तो ऐसे में क्या, आप बताइए भारत में रोजगार कितना परसेंट है? पर कैपिटा इनकम आपके जेब में, मेरे जेब में, आम जनता के जेब में पैसा कितना है? कितने लोग बेरोजगार हैं ये देखिए। महंगाई कितना चरम सीमा पे है। जब रोजगार है नहीं, महंगाई से सारा पैसा चूस लिया जा रहा है जनता का। ऐसे में जनता रो रहा है, क्या नाम भारत होने से जनता नाचने लगेगा? तो हमें भारत, इंडिया, भारतवर्ष रखने से तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा मतलब ये है कि भारत में रहने वाले एक एक नागरिक के पॉकेट में पैसा हो, अच्छा रोड मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, महंगाई का कोड़ा न मिले। लेकिन अभी सारा कुछ हो रहा है केवल नाम भारत रख देने से। क्या हम विश्व गुरु हो जाएंगे? हम नहीं हो पाएंगे। একটা কথা বলি, কংগ্রেস তার নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে কর্ণাটকে বলেছিল তারা ক্ষমতায় এলে 12 ঘন্টা কাজের জায়গাটাকে 8 ঘন্টা করে দেবে। অনেকেই বলে কংগ্রেসের যা অর্থনীতি মোদিজিরও তাই অর্থনীতি, তাহলে কংগ্রেসকে দিয়ে কি মোদি বিরোধী লড়াইটা হবে? देखिए अभी मैं बता दूं कि आज अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, जितने भी समृद्ध देश है वहां पे सप्ताह में 5 दिन काम होता है। हम लोग जो है 6 दिन काम करते हैं। तो आजकल ऐसा हमको समझने की जरूरत है। एक दौर था जब हमारे पास ताकत था, हम ताकत से मेहनत करके पैसा कमाते थे, लेकिन अभी दिमाग से मेहनत करना है। और दिमाग, आदमी का मेहनत कौन रिप्लेस कर दिया है? मशीन। तो अब जो है दिमाग से लोग पैसा कमा रहे हैं, और इसके लिए आप घंटा कम कर दीजिए, दिन कम कर दीजिए, लेकिन आप जो है अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाइए, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा, जैसे अभी देखिए पहले क्या था, रिसोर्सेज सीमित था, किसानी करते थे, इतना बोएंगे तो इतना पाएंगे। अभी क्या है आप बताइए, क्या यूट्यूब दिखता है, फेसबुक दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन फिर भी हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कैसे? क्योंकि मोबाइल लोग ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ये कोई भौतिक चीज नहीं है कि हमने खोदा कोयला निकला, हमने जमीन की जुताई की, हमें अनाज मिला। लेकिन फिर भी हम लोग दिमाग से आजकल पैसा कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें दिमाग को बढ़ावा देना चाहिए, मशीनरी को बढ़ावा देना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए जैसे सिंगापुर, अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरबिया जैसा पॉलिसी बना रहा है, वैसे पॉलिसी पे हमें चल। रविकांत, मेरा एक सवाल था कि फिरका परस्तों को, जो अभी फिरका परस्ती कर रहे हैं, जिस तरह से मुल्क को तोड़ रहे हैं, ऐसा क्या किया जाए कि ये लोग इस चीज से दूर हो जाए? उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। आपको बता दें, ये जो आरएसएस वाले जो फिरका परस्ती कर रहे हैं, बजरंग दल वाले, ये जाके देखिए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गठबंधन में कौन था। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गठबंधन में, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में हिंदू महासभा था। तो इनको बहुत पहले से पाकिस्तानियों से प्रेम है। और देश में रह रहे मुसलमान जो भारत के लिए कुर्बानी दे, भारत को चुने, अगर उनसे नफरत है तो ऐसे में उनको जो है मैं कहूंगा कि भारत के संविधान के तहत संज्ञान लेके कड़ी से कड़ी उनको सजा होनी चाहिए। अंधभक्त तो बोल रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। अंधभक्त बोल रहे हैं मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि अंधभक्तों को पता नहीं है। अंधभक्त तो पूछिएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं और कहते हैं कि भैया ये है कि अगर मुसलमान देश ले चुके हैं इस्लाम के नाम पे, तो फिर हमारे देश में क्यों है। लेकिन उनको नहीं पता है कि मौलाना कलाम जैसे ऐसे नेता थे यहाँ के मुसलमान, जो कहे कि हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं है। और मैं बंगाल में उपेंद्र नगर गया हुआ था, वहां मंडल हिंदू जात के बिरादरी थे, मुस्लिम, ये दोनों देख रहे हैं काली पूजा के पंडाल में एक साथ दिख रहे हैं।
वहां पे हिंदू मुस्लिम का कार्यक्रम पता ही नहीं चल रहा। शादी विवाह में हम हिंदू के शादी में देखे दाढ़ी वाले मुसलमान खा रहे हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कहते थे कि हिंदू और मुसलमान दो धर्म नहीं दो देश है और दोनों को अलग करो, तो जिन्ना रहे थे इंग्लैंड में। और यहाँ पे आके बंगाल में देखा जाए, बिहार में देखा जाए, जो हिंदू मुस्लिम सद्भाव है, इस सद्भाव को जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, वह देश के असल गद्दार हैं। वे लोग नाथूराम गोडसे के औलाद हैं। और आपको बता दूं, ये लोग जो गद्दारों के नाजायज औलाद है ना, वही ये सब बोल रहे हैं। একটা কথা এখানে, তুমি পশ্চিম বাংলার সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ন্যারেটিভ বলছিলে, বিহারে নাকি এই ন্যারেটিভটা প্রচারিত হয়, উত্তরপ্রদেশে প্রচারিত হয়, সেই ন্যারেটিভটা কি? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जितना भी हिंदी स्पीकिंग हॉट लाइन है, वहां पे बंगाल के मुसलमानों को कहा जाता है जिहादी, आतंकी। वहां के हिंदुओं पे बहुत ज्यादा शोषण और अत्याचार करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कहीं भी जाके पूछिए तो लोग वहां बता देंगे, क्योंकि ये नैरेटिव चल चुका है। और बंगाल को बदनाम करके, जैसे कश्मीर को बदनाम करके वोट लिया गया, কাশ্মীর ফাইলসের মতো। हाँ, वैसे बंगाल को बदनाम करके हिंदी हॉटलाइन का वोट को ना पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। 2024 में एनडीए को इंडिया से कितना नुकसान होगा? 2024 में एनडीए और इंडिया की जो लड़ाई है, आप सामने देखिएगा रिजल्ट। आप सभी जानते हैं वोट का परसेंटेज एक हो जाने के बाद कितना हो जाता है, सीधे 60 और 40 का अंतर होता है। और अभी मोदी गवर्नमेंट से मैं देख रहा हूं ना, तमाम दिन अंधभक्तों की संख्या कमते जा रही है। पहले जो अंधभक्त घूम के बोलते थे जय श्री राम और बोलते थे मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, आज उन अंधभक्तों से पूछ दो महंगाई के बारे में, उनसे पूछ दो रोजगार के बारे में, पूछ लीजिए उनके जेब में कितना पैसा है, पूछ लीजिए उनका पैंट सही है कि नहीं, तो पता चलेगा पीछे से फटा हुआ है। उनको बवासीर नामक बीमारी हो गई है। न बोलते बन रहा है, न दबाते बन रहा है, और अंधभक्तों की जीवन नर्क बन चुकी है। ফলে এক অদ্ভুত জায়গায় আমরা এলাম। আজকের শেষ প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে, তুমি তো বাংলাকে একভাবে আবিষ্কার করছো, তুমি তো সেই দেখেছো, সেই যে মানে একজন মুসলমান ভদ্রলোক তার কিডনি দিচ্ছেন, সেই ব্যাপারটা একটু বলো। देखिए, मैंने एक न्यूज पढ़ा जिसमें न्यूज में था, और वो शायद एनडीटीवी या किसी नेशनल मीडिया में ही था, कि एक मुसलमान आदमी जिसका नाम अशरफ अली है, उसने कन्हैया लाल को अपना किडनी दे दिया। तो मैं सोचा गरीब है, मैं जाऊं, हो सकता है पैसा पे खरीद बिक्री हुआ हो। मैं उस मुसलमान के घर उपेंद्र नगर गया, और गया तो मैंने पूछा पहले उससे, तो कह रहा है जानते हैं मैंने किडनी क्यों दिया? मैंने कहा क्यों? तो बोला बस में कन्हैया और कन्हैया की बीवी मेरे साथ आ रही थी और दोनों रो रहे थे, और उसी वक्त मैं मोहम्मद साहब को याद किया जिसको बोल रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने कहा कि उनके चरित्र है कि मदद करो उन लोगों को जो तड़प रहे हैं, जो परेशान हैं, और मैंने बस में ही कह दिया कि मैं किडनी दूंगा। तो मैं उनके घर गया, फिर मुझे लगा कि ये तो दाढ़ी रखा है, मुसलमान है, जिहादी है, आतंकी है, ये तो झूठ बोल सकता है। मैंने पकड़ के उसको लाया कहाँ पे, प्रेम से ही पकड़ के लाया कन्हैया लाल के घर। एक तरफ उनको बैठाया, एक तरफ कन्हैया लाल को। कन्हैया लाल रोने लगे कि हमारे अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार नहीं दिए, और ये मुसलमान आदमी हमको दे दिया, और ये भी नहीं कहा कि आप इस्लाम कबूल करो, ये भी नहीं कहा मुझे पैसा दो। मैं जो है जीवन भर इनको भगवान के रूप में पूजूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे जिंदगी दिया है। वो वीडियो मेरे पेज पे भी है, रविकांत भारती के, आप जाके देख सकते हैं। हिंदू वोट उनसे नाराज हो जाएगा, हिंदू वोट नहीं मिलेगा। लेकिन महात्मा गांधी अपने साथ मौलाना आजाद को लेके क्या नहीं घूमते थे? मौलाना आजाद को दाढ़ी था कि नहीं था? तो मुसलमानों के साथ जब हिंदू नेता डंके की चोट पे बात करने लगेंगे, तो स्पष्ट तौर से समाज में एक मैसेज आएगा कि इस देश में गांधीवादी विचार के लोग हैं, जो है नफरत और नाथूराम गोडसे के विचार लोग कम है। लेकिन यहाँ विपक्षी पार्टियां शांत हो गई हैं। अब ऐसे में हवा मिल रहा है ऐसे विचारधारा को, जो विचारधारा भारत को नफरत में डालना चाहता है। तो हम पत्रकारों की एक भूमिका यह है कि ऐसे में हम लोग जो है बहुत जबरदस्त फटकार लगाए कि वहां पे गलत हुआ, सरकार की आलोचना करें, विपक्ष से सवाल पूछे कि आप क्यों नहीं गए। अगर हम लोग माहौल नहीं बना पाए तो समझ जाइए सही में ऐसा ही होगा। धीरे धीरे लोग अपने आप को इंडियन सिटीजन रिकॉग्नाइज कम करेंगे और हिंदू मुस्लिम ज्यादा रिकॉग्नाइज करेंगे, और इससे कंट्री में डिवाइड पैदा होगा, यानी इंसानियत खत्म हो रहा है। जी। पहले कश्मीर को बदनाम किया गया, एक फिल्म आया क्या, कश्मीर फाइल, और उस फिल्म को पूरा टैक्स मुक्त किया गया और हर जगह से हवा दिया गया। दूसरा एक फिल्म आया द केरला स्टोरी, उसी तर्ज पे अब बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। आप चले जाइए, बिहार का मैं हूँ, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहां एक ऐसा नैरेटिव है कि बंगाल में जिहादी आतंकी जो है हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं।
मैं यहाँ पे गया, एक अशरफ अली नाम का बंदा, उसने कन्हैया लाल को किडनी दान दिया था। मैं जाके वो डायमंड हार्बर से आगे, वो पाथर प्रतिमा के आगे उपेंद्र नगर, उसके गांव जाके मैंने बाइट दिया और बोला देखो पश्चिम बंगाल का मुसलमान ऐसा है। तो जहां पे भी वो लोग तोड़ने का कोशिश करें, पश्चिम बंगाल को कहें कि ये बांग्लादेशियों का है, यहाँ मुसलमानों का ऐसा है, वैसे में हिंदू मुस्लिम एकता का जो मिसाल है, जो माइलस्टोन है, वहां पे हमें पहुंचना पड़ेगा। मुझे बहुत शर्म लगता है कि बंगाल में इतने लोकल खबर है, इंसाफ बंगला पे भी मैंने देखा और तमाम खबरों पे भी देखा, फोटो लगा के बात बोला गया है बैकग्राउंड में। लेकिन उपेंद्र नगर जो जगह है पाथर प्रतिमा से 3-4 किलोमीटर नजदीक ही होगा, लेकिन बंगाल का एक एक पत्रकार अगर पहुंच के इस तरह का मैसेज दिया होता तो पूरे बंगाल नहीं पूरे देश में एक संदेश जाता कि बंगाल में ऐसे भी बंगाली हैं जो अपने आप को हिंदू मुस्लिम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, मुसलमान होते हुए भी हिंदू को अपना किडनी देते हैं बिना किसी पैसे के। इस तरह का एक और घटना हुआ था, वहां पे मैं गया था वीरभूम के पास। वहां पे हिंदू लोगों का क्या हुआ कि मंदिर टूट गया। मंदिर टूट गया तो वहां के मुसलमान फंड जुटा के 8 लाख रुपया फंड देके, रोड चौड़ा हो रहा था, मंदिर टूट गया तो अलग जगह पे मंदिर बनवाए। वहां पे हम दोनों लोग गए थे और वहां से भी वो वीडियो भी मैंने देखा, 17 लाख लोग देखे हैं। तो बंगाल में आप पत्रकारों का फर्ज बनता है कि ऐसी ऐसी घटनाओं को चुन के, और केवल बंगाल ही नहीं पूरे इंडिया को बोलो कि हमारे बंगाल को तुम जो बदनाम करने का कोशिश कर रहे हो ये वही बंगाल है, हमें नहीं भूलना चाहिए। विवेकानंद गए और अमेरिका में भाषण दिए उदारता का, तो पूरे अमेरिका ने कहा कि इंडिया और हिंदुइज्म से ज्यादा उदार कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज अमेरिका में 6 महीना पहले की घटना है, एक टैक्सी ड्राइवर ने एक हिंदू को लात मार के निकाला और कहा तुम नफरती हो, तुम इंडिया के हो, हिंदू हो, तुम नफरती हो। अब सोचिए इंडिया का पहले हिंदू धर्म का क्या महत्व था और अभी क्या महत्व हो गया है। तो हमें इन सारी घटनाओं को बोलना पड़ेगा और मुखर होकर बोलना पड़ेगा, तब जाके गोदी मीडिया के असर से लोकली और चाहे नेशनली हम जो है हमारे देश को बचा सकते हैं। धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम करता है, ये गोदी बाबा आ गए हैं, वे लोग भी हिंदू मुस्लिम करते हैं और आम जनता में भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और हिंदू मुस्लिम इतना बढ़ गया है कि आरपीएफ जो है ट्रेन में जाके गोली मारता है दाढ़ी से पहचान पहचान। तो ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम लोगों ने बोलना शुरू किया और जब बोलना शुरू किया तो फिर मोदी सरकार ने हम लोगों के ऊपर एफआईआर करना शुरू किया। हमारे साथी संजय गर्ग को गांधीनगर का पुलिस आता है और उठा के ले जाता है। मैं गांधीनगर में जाता हूं बेल करवाने और जो बोलते हैं वो संविधान के दायरे में बोले होते हैं, लेकिन उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि आप सच बोलेंगे तो यही होगा। मैं जिस चैनल पे सबसे ज्यादा बोलता था, 14 लाख सब्सक्राइबर था, लोकतंत्र टीवी, उसको बैन कर दिया गया है। आज भी आप जाइए तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर पे, उस पे मेरा थंबनेल का फोटो लगा के लिखा हुआ है लोकतंत्र टीवी बैन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोग सत्य बोलते हैं, आज की डेट में सत्य बोलना बहुत खतरनाक है और आप लोग अपने आत्मा को बेच के झूठ बोल नहीं सकते। आप लोग जर्नलिस्ट हैं तो देश में प्रेम और सद्भाव बढ़ाने का कार्य करेंगे, देश में संप्रीति लाने का कार्य करेंगे, देश को विकास की तरफ ले जाने का कार्य करेंगे। अगर आप सत्य को दबाने लगे तो आप जर्नलिस्ट नहीं, और सत्य को बोलना है तो डंके की चोट पे बोलना है, जैसे रवीश कुमार बोलते हैं। आप अगर सत्य को डंके के चोट पे नहीं बोले तो झूठ, जैसे महात्मा गांधी को बुरा बोलना, नाथूराम गोडसे के लिए बात करना, ये सोशल मीडिया पे जो आइन और कानून बन रहा है, यति नरसिंहानंद इतना बुरा बुरा बयान देता है। वसीम रिजवी वो सीधे कहता है अजान की आवाज से हमारे कुत्ते भौंकते हैं। इस तरह की बात करने वाला यह बंदा आप देखिए फ्रीली घूम रहे हैं, और जब अच्छे अच्छे लोग मोदी जी से सवाल करते हैं आंखों में आंख डाल के, एफआईआर करके उनको अंदर कर दिया जाता है। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आप इतना बेबाकी से बोलते हैं, इतना एक्सट्रीम होके बोलते हैं। मैं बोलता हूं मैं सत्य बोलता हूं। वे लोग कहते हैं आपको मारा जा सकता है, तो मैं एक कहानी छोटा सा कहूंगा। आप सभी लोग गौरैया को जानते हैं, स्पैरो, स्पैरो को जानते हैं, चिड़िया है, स्पैरो एक बर्ड है। तो जंगल में आग लगी थी और सभी जानवर भाग रहे थे, जंगल छोड़ के भाग रहे थे, और कुछ जो है जंगल में जो भाग के बाहर निकल गए थे वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि जंगल में आग लगा है तो क्या हो रहा है। उसी वक्त एक गौरैया चिड़िया अपने हाथ में चोंच में पानी लेके और उस आग को बुझाती है। ऊपर से चील जाता है ईगल और सोचता है गौरैया क्या कर रही है, उसके पास आता है और बोलता है तू क्या कर रही है।
तो गौरैया बोलती है कि हम चोंच से जंगल की आग को बुझा रहे हैं पानी को लेके। तो बोलता है भाग, तू जल के मर जाएगी, जंगल का आग बुझने वाला नहीं है। तो गौरैया कहती है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम शहीदों में आएगा, कायरों की तरफ भागने वाले या जो बाहर भाग गए हैं वो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, उन तमाशा देखने वालों में नहीं आएगा। आज हो क्या रहा है आप देखिए, हर एक जगह लोग या तो भागने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर जो भाग चुके हैं खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। अभी हम लोगों को सत्य डंके की चोट पे बोलना है, और जिस दिन आप सत्य को डंके की चोट पे बोलने लगेंगे, भले 2-4 बार पुलिस उठाएगा, FIR होगा, लेकिन आपका नाम, जैसे मोहम्मद जुबैर का नाम आप जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? ऑल्ट न्यूज बहुत पहले से मैं पहचानता हूं, और उसको जब उठाया गया था तभी उसका नाम आया, सभी जगह ममता बनर्जी ने भी नाम लिया और पूरे इंडिया में नाम फेमस हुआ। और जुबैर क्या करता है, वो ट्विटर पे वो भी सत्य को साउंडली बोलता है कि भाई ये सत्य है, ये झूठ है, और इसके वजह से जुबैर का भी नाम आया। जुबैर को लोग फंड से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसा है कि जब आप सत्य के साथ डंके की चोट पे बोलेंगे, एक्सट्रीमली खड़े होके बोलेंगे, तो डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पे लोग लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, और उसके बाद बाई प्रोडक्ट हो सकता है पैसे भी कमा ले, आपके 1-2 मिलियन 4 मिलियन फॉलोअर्स भी हो जाए, वो बाई प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर आप फॉलोअर्स के चक्कर में आप जो है अगर झुकने लगे, अपने ईमान से समझौता करने लगे, जैसे एक लड़का था अभी कुछ दिन पहले बिहार में, सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप, जानते हैं आप उसको? कुछ लोग तो जानते ही होंगे। वो बहुत अच्छा मुद्दा का ये करता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल गिर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बीच में उसने क्या शुरू किया, मुसलमानों को मारना शुरू किया, पिटवाना शुरू किया, मॉब लिंचिंग में वो हिस्सा पाया गया, बजरंग दल का ऑफिस का उद्घाटन करने लगा, और ऐसे में सभी लोग जान गए कि ये जो है जर्नलिज्म नहीं कर रहा है, ये अपने आत्मा को बेच चुका है, और एक पार्टी विशेष के लिए वो जो है बैटिंग कर रहा है, और अंत में उसके ऊपर NSA लगा और जेल में। तो मैं यही कहूंगा कि सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के लिए कुछ ऐसा मत करिए, आप सत्य को साउंडली बोलिए, और डेफिनेटली आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में अगर सत्य को डंके की चोट पे जिस दिन बोलने लगेंगे, फॉलोअर अपने आप आपको फॉलो करने लगेंगे। और आप लोगों के बीच इसी बात के साथ मैं बात को समाप्त करता हूं। हमारे साथी हैं, 1.4 मिलियन इनका सब्सक्राइबर है, और एक खुद के बल पे उतना सब्सक्राइबर बनाए हैं। ये अभी मास कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, ये आपको आइडिया दे सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं, क्योंकि इनका चैनल मात्र 3 साल के अंदर 1.4 मिलियन पहुंचा है। तो टिप्स दे सकते हैं कि आप क्या करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ताकि आपके वीडियो को मिलियंस में 8 लाख 5 लाख इस तरह से व्यूज मिले।